अर्जेंटीना में भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीर सामने आई है। बेकाबू कार ने बाइक सवार को कैसे टक्कर मारी, तस्वीर आपके सामने होगी। डिवाइडर तोड़कर बाइक दूसरे लेन में चली गई और हादसे में बाइक सवार की हो गई मौत। ये देखिए तस्वीर। हादसा राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास एक हाईवे पर हुआ। सबसे पहले एक कार दूसरी कार से टकराई और फिर बेकाबू होकर उसने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। अब ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक डिवाइडर को क्रॉस कर गई, दूसरी लेन में आ गई। अचानक बाइक के सामने आने से एक तेज रफ्तार कार इससे टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौत हो गई है। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सड़क हादसे को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो को टक्कर मारी है और सड़क हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी में कैद हुए हादसे की ये तस्वीर। दरअसल एक संकरी सड़क पर बाइक तेज रफ्तार में आई, ऑटो को टक्कर मारी। टक्कर से ऑटो ड्राइवर बाहर छिटक गया और बाइक में सवार 2 लोग सड़क पर ही गिर गए। इसके बाद ऑटो बिना ड्राइवर के गोल गोल कैसे घूमने लगा, तस्वीर को जरा गौर से देखिए। आसपास के लोग बीच बचाव के लिए तो आए, सड़क पर गिरे लोगों को सहारा भी दिया। बाद में 5 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चीन का एक ह्यूमनॉइड रोबोट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चढ़ गया। इस रोबोट को रोबोटेरा नाम की कंपनी ने बनाया है और इसे एक्सबॉट एल का नाम दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है कंपनी की तरफ से, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि यह पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अपने कदमों से नापा है। ये रोबोट जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चल रहा था तब वो आसपास के टूरिस्ट को हेलो कह रहा था और मार्शल आर्ट के जौहर भी दिखा रहा था। हालांकि कंपनी की तरफ से दावा तो ये भी है कि इस दौरान रोबोट को टूटी फूटी सड़क या असमान सतह पर चलने में भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हालांकि रोबोट एक भी बार इम्बैलेंस नहीं हुआ, असंतुलित नहीं हुआ। कैलिफोर्निया के ज्वेलरी शोरूम में घुसे बदमाशों की तस्वीर आपके सामने होगी। करीब 25 बदमाशों ने एक साथ कैसे धावा बोला, देखिए तस्वीर। बदमाशों ने पूरे शोरूम में लूटपाट मचा दी। बाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया। और अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग को लेकर भी बड़ी खबर है। हाईवे के पास हजारों एकड़ में फैली आग की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें करीब 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। अमेरिका की ये तस्वीर है जहां लगातार जंगलों में फैली आग की वजह से लोग भी दहशत में हैं। फिलहाल हाईवे के पास हजारों एकड़ में फैली आग की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि करीब 1200 लोगों को भी इस इलाके से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। और आज की बड़ी खबर है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की तैयारी में चीन। पीएलए ने एनिमेटेड वीडियो जारी किया है और एनिमेटेड वीडियो के जरिए इस योजना को लेकर क्या खुलासे हुए हैं, एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। ताइवान तनाव के बीच चीन अतिरिक्त सख्त। अमेरिका के खिलाफ पीएलए का ये विध्वंसक प्लान है क्या? इस प्लान के तहत चीन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस प्लान के तहत ताइवान की तरफ से भी कैसी तैयारी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, एक एक जानकारी होगी आपके सामने। क्योंकि अब एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए इस योजना को लेकर हुआ है खुलासा, जहां पीएलए ने एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया है और इससे साफ है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले की तैयारी में नजर आ रहा है चीन। चीन वक्त वक्त पर अपनी तैयारियों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। उसकी डिप्लॉयमेंट्स और लगातार होते युद्धाभ्यास के बाद भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अब ये एक एनिमेटेड वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं और पीएलए ने बाकायदा ये एनिमेटेड वीडियो जारी करते हुए न सिर्फ अपनी तैयारी बल्कि एक बड़ा संदेश और बड़ी चेतावनी भी दे दी है। हालांकि ये विध्वंसक प्लान है क्या? अमेरिका के खिलाफ पीएलए का ये विध्वंसक प्लान
है क्या, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि इस एनिमेटेड वीडियो के बारे में और चर्चा करने से पहले आपको इसकी डिटेल बता देते हैं, जहां एनिमेटेड वीडियो में होंग 6J बॉम्बर से हमले को अंजाम देता हुआ दिखाई दिया गया है और साथ ही अमेरिकी युद्धपोत पर जिंगजी 12 एंटी शिप मिसाइलें लॉन्च करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए क्या यह वीडियो जारी किया गया है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी दखल का जवाब देने की तैयारी में चीन हर बार किसी ना किसी योजना पर काम करता नजर आता है और ताइवान पर कब्जे से पहले अमेरिका से निपटना चीन जरूर चाहेगा। अब सुमित मेरे सहयोगी और मनीष झा मेरे दो सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सुमित, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका ही वो सबसे बड़ा सोर्स होगा जो ताइवान पर आते किसी भी हमले को लेकर आगाह करने की सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या यही वजह है कि चीन अब सीधे अमेरिका को टारगेट करते हुए प्लान्स बना रहा है? देखिए, बिल्कुल एक तरीके का आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर आप कह सकते हैं कि इसको एक बड़ा उसका एक रूप है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब जब चीन ये कोशिश करता है कि ताइवान के खिलाफ या फिर कोई बड़े एक्शन करे, तब तब अमेरिका एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, अपने स्ट्राइकर्स को, अपने डिस्ट्रॉयर्स को, अपनी सबमरीन्स को लगातार उन इलाकों में भेज देता है। और ये इसलिए करता है क्योंकि वो एक डराने की कोशिश करता है चीन को कि अगर आपने ताइवान पे किसी भी तरीके इन्वेजन या फिर घुसपैठ की कोशिश की तो फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अब ताइवान उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर अभी अमेरिका को दिखाना चाहता है कि देखिए, अगर आप हमारे इलाकों के अंदर या फिर आप साउथ चाइना सी में ऐसे ही बैठे रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बॉम्बर जो हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे और वो अटैक इतने जबरदस्त होंगे कि आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर डिस्ट्रॉयर से लेकर शिप सबको बर्बाद कर देंगे। तो एक तरीके का अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का और अमेरिका को ये मैसेज देने का कि आपके खिलाफ हमारे काउंटर मेजर्स तैयार हैं, हम भी आपको एक बड़ा स्ट्राइक्स कर सकते हैं आपके बिल्कुल। लेकिन अभी चीन की इन तैयारियों को मनीष किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले भी यहां पर किस हद तक अंदर आकर उसने यहां पर युद्धाभ्यास किया, इसको लेकर भी सवाल उठाए गए और स्ट्रैटेजिक पार्टनर होते हुए अमेरिका पर बहुत रिलाय करता है ताइवान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीन ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन किया और ताइवान की घेराबंदी की, उसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि हम चीन के खिलाफ ऑपरेशन हेलिस्केप स्टार्ट करेंगे। यानी कि नरक जैसे हालात बना देंगे, हजारों की संख्या में ड्रोन और फाइटर पायलट के जरिए, फाइटर प्लेन के जरिए। अब चीन ने एक और वीडियो जारी किया है। तो चीन के साथ हमें यह समझने की जरूरत है कि 1962 में भारत के साथ हुए युद्ध के बाद चीन का रियल वॉर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चीन का जो भी एक्सपीरियंस है वो वीडियो वॉर में है। वो लगातार वीडियो जारी करके कहता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि फिलीपींस के ट्रॉलर से भी जब लड़ रहे थे तब भी वो तो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। ऐसी स्थिति में अमेरिका और ताइवान, क्योंकि ताइवान का रोल आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चेतिंग ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम किसी भी दबाव में चीन के नहीं आने वाले हैं। ताइवान के पास F-16 का पूरा बेड़ा मौजूद है जो हर दिन चाइनीज फाइटर जेट को खदेड़ता है। तो कुल मिलाकर यह है कि चीन वीडियो जितना बना ले, लेकिन हाँ, जिस दिन वो 150 किलोमीटर चौड़े इस ताइवान को क्रॉस करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। अब एक और बड़ी खबर है जहां PLA की ये दक्षिणी कमांड के युद्ध अभ्यास को लेकर खबर आई। आपको बता दें, ड्रैगन की आर्टिलरी ब्रिगेड इसमें हिस्सा ले रही है और ताइवान के बिल्कुल पास किस तरीके से रॉकेट दागे जा रहे हैं इस बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। यानी चीन की आक्रामकता की एक और तस्वीर और अब ताइवान के बिल्कुल पास कैसे रॉकेट दागे जा रहे हैं, ड्रैगन की आर्टिलरी ब्रिगेड किस तरीके से इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रही है, वो तस्वीर आपके सामने, क्योंकि PLA की दक्षिणी कमांड का ये युद्धाभ्यास बताया जा रहा है। अब चीन की आक्रामक ताइवान हड़प नीति आखिर क्या है, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में PLA की गतिविधियां जिस तरीके से तेज हो रही हैं, ताइवान को जाहिर सी बात है दबाव बनाने की चीन हर बार कोशिश करता है। और PLA की दक्षिणी कमान के युद्धाभ्यास को लेकर सुमित, ये जो खबर आई है इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहूंगी, क्योंकि खबर है कि ग्राउंड फोर्सेस की 74th सेना की आर्टिलरी यूनिट ये अभ्यास कर रही है। PCL-191 रॉकेट सिस्टम से गोले तक दागे गए हैं और ताइवान के बिल्कुल पास जाकर चीनी गोले भी गिरे हैं। सुमित, देखिए, ये PLA सदर्न कमांड का ये वीडियो और खासतौर पे देखिए सदर्न कमांड जिसकी जिम्मेदारी है ताइवान को अगर ग्राउंड फोर्सेस को मूव करना पड़े या फिर खासतौर पे आप कह सकते हैं कि उनके मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो, उनकी इन्फेंट्री के जो आर्टिलरी ब्रिगेड हो, टैंक्स हो, इन सबको अगर मूव करना तो पड़े तो वो सदर्न कमांड के पास ही वो जिम्मेदारी है। और ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इनकी रेंज अगर आप देखें, ये आर्टिलरी हो या फिर रॉकेट फायरिंग की जो रेंज है 500 किलोमीटर इनकी तरफ से क्लेम की जाती है। और ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हमारे ना सिर्फ सी बल्कि हमारे जो लैंड फोर्सेज है
वो भी आपके इलाकों में बहुत आसानी से घुस सकते हैं, और नहीं भी घुस पाएंगे तब भी उनकी जद जो है, उनका जो रेंज है वो करीबन 500 किलोमीटर की है। तो ये आपके डीप इनसाइड यानी ताइवान के अंदरूनी इलाकों में भी ये बहुत बड़े अटैक कर सकते हैं। और ये एक तरीके का पोस्टरिंग है, डराने की कोशिश की जा रही है ताइवान को कि देखिए आप अगर हमारी सहमति, हमारी बातों पे नहीं माने तो फिर निश्चित तौर पर आपके खिलाफ बड़े अटैक करेगी, खासतौर पर सदर्न कमांड। बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं क्योंकि अब परमाणु तैयारी को लेकर जिस तरीके से आज के हालात में बड़ी खबरें आती हैं, परमाणु हथियारों पर सिपरी की एक नई रिपोर्ट है। और चीन तेजी से अब परमाणु हथियार की तरफ भी कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने परमाणु भंडार में 90 और हथियार जोड़ दिए हैं। अब जनवरी 2024 तक चीन के पास 500 हथियार थे। आपको हम बता दें कि सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्धक हथियारों के क्षेत्र में रिसर्च करती रहती है। और अपनी रिपोर्ट जिस तरीके से अब पेश की गई है, इसमें क्या क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, ड्रैगन का आखिर ये परमाणु प्लान है क्या, इस बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब रखेंगे। क्योंकि चीन जिस तरीके से लगातार इसमें भी विस्तार कर रहा है, खबर सामने आ चुकी है कि बहुत तेजी से अपना परमाणु भंडार बढ़ा रहा है वो। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहां देखिए कि चीन के पास करीब 500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और 2023 में चीन के पास 410 परमाणु वॉरहेड भी थे। हालांकि जनवरी 2024 में चीन के पास 500 वॉरहेड हो गए। इस रिपोर्ट में ये दावे किए जा रहे हैं कि चीन के पास 2030 तक रूस और अमेरिका के बराबर ICBM हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच आपको हम ये भी दिखाते हैं कि भारत के अलावा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों के पास कितने परमाणु हथियार है। जहां सबसे पहले इंफॉर्मेशन अमेरिका के बारे में आपके सामने, क्योंकि 1770 तैनात किए गए परमाणु वॉरहेड के बारे में इंफॉर्मेशन है, जबकि 5044 परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं। अब इंपॉर्टेंट दूसरे देश के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां अमेरिका के बाद बात रूस की करते हैं, जिसने 1710 परमाणु वॉरहेड तैनात कर रखे हैं। और रूस के पास कुल 5580 परमाणु हथियार हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने यूके के बारे में, जिसके पास 225 कुल परमाणु हथियार हैं और परमाणु वॉरहेड 120 तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन आपके सामने फ्रांस के बारे में, जिसके पास 290 परमाणु हथियार हैं और साथ ही 280 परमाणु वॉरहेड को तैनात किया गया है। खबर चीन को लेकर, क्योंकि चीन के बारे में आज चर्चा इस लिहाज से कर रहे हैं क्योंकि अब इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर बड़े खुलासे हो रहे हैं कि ये संख्या बढ़कर अब चीन के पास 500 हो चुकी है परमाणु हथियारों की, जिसमें से 24 परमाणु वॉरहेड तैनात भी किए गए हैं। अब चीन के बाद बात भारत की भी कर लेते हैं, क्योंकि 172 परमाणु हथियार भारत के पास है। और साथ ही पाकिस्तान की भी आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, जिसके पास 170 परमाणु हथियार हैं। अब जिस लिहाज से मनीष इंफॉर्मेशन ये सामने आई है, जहां चीन परमाणु हथियारों को लेकर भी विस्तार की योजनाओं के बारे में समय समय पर काम तो करता है, लेकिन अब तो बाकायदा ये रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स क्या दावे कर रही हैं और इस आधार को देखते हुए क्या है चीन की ये पूरी योजना? देखिए, परमाणु हथियारों को और उसकी वजह से युद्ध में प्रभाव को लेकर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत हद तक फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना परमाणु हथियार है। क्योंकि आप देखिए कि रूस के पास दुनिया का सबसे अधिक बड़ा परमाणु भंडार है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन लड़ तो रहा है उससे। दूसरी तरफ चीन के पास अगर 500 परमाणु हथियार हैं, तब भी ना ताइवान उससे डरने वाला है, ना फिलीपींस डरेगा, ना जापान डरेगा। भारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के पास भारत के बराबर के परमाणु हथियार हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो बब्बर शेर हो गया? हरगिज नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल चीन के परमाणु हथियारों के जखीरे से कोई नहीं डरने वाला। असली बात यह है कि क्या चीन रियल वॉर में जब उतरेगा तब वो कितना कारगर साबित होगा। देखिए, यह भी बात सही है कि चीन ये समझ रहा है कि हर बीतते दिन के साथ ताइवान उससे दूर होता जा रहा है। ताइवान की 2.5 करोड़ की आबादी है। अधिकांश लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अब हमें चीन से स्वतंत्र होकर ही रहना है, और ऐसी स्थिति में 2025 तक हर हालत में चीन को करो या मरो की स्थिति करनी पड़ेगी अगर ताइवान को लेकर उसे कोई डिसीजन लेना है। लेकिन अपनी तैयारियों को लेकर वो जिस तरीके से प्रोजेक्शन करता है मनीष, उसे भी तो रूल आउट नहीं किया जा सकता ना। भले उसको रियल वॉर का एक्सपीरियंस ग्राउंड पर ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो जिस तरीके से पूरी दुनिया पर नजर बनाता है, आप खुद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स इस बारे में जरूर देते हैं और अपने लिहाज से, अपनी आत्मरक्षा के लिहाज से जो वो कदम उठा रहा है उस पर हम हर बार चर्चा करते हैं। सुमित, एक रिएक्शन भारत की इस परमाणु तैयारी के लिहाज से भी जरूर जानना चाहूंगी। सुमित, देखिए, जब आप भारत की बात करते हैं, जहां चीन की बात करते हैं, चीन का आत्मरक्षा या फिर अपने रक्षा के लिए नहीं है, वो दरअसल ये पोस्टरिंग के लिए, डराने के लिए। चीन हमेशा इस तरीके की ताकत का इस्तेमाल अब दुनिया को डराने के लिए करता है, और सलामी स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो इसी के बेसिस पर चलाता है। लेकिन भारत की जब आप बात करते हैं, भारत के जितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं या फिर जो चीज़ें हैं, वो भारत अपने आप के डिफेंसिव फोर्सेस के तौर पर इस्तेमाल करता है। और हमेशा भारत की पॉलिसी रही है नो फर्स्ट यूज, यानी जो पहली बार
दुश्मन अटैक करेगा उसके बाद ही भारत उसका इस्तेमाल करेगा। तो निश्चित तौर पर भारत की जो स्ट्रैटेजीज है वो डिफेंसिव है, लेकिन चीन ये अपनी तैयारियां दुनिया को डराने के लिए कर रहा है, खासतौर पे वो मुल्क जो उसके नेबरहुड्स हैं, जो उसके सराउंडिंग्स हैं, उनको डराने के लिए कि देखिए आपके पास वो क्षमताएं नहीं है, आप अगर हमसे लड़े तो हम सीधा भी आपको बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके का डराने वाली जो पोस्टरिंग है वो चीन इनसे कर रहा ये है। पोस्टरिंग, ये प्रोजेक्शन मनीष उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां अगली बड़ी खबरें आपने दी है कि किस तरीके से अब रूसी परमाणु पनडुब्बी का भी पता चला है जो ब्रिटेन के तट पर है। एक और बड़ी खबर का अब हम रुख कर रहे हैं, जहां 5 जून को रूसी पनडुब्बी का पता लगा है और रूसी पनडुब्बी का मकसद ब्रिटेन की जासूसी संभव बताया जा रहा है। आपको बता दें, पश्चिमी मीडिया के हवाले से आ रही इस खबर के बारे में मेरे सहयोगी से मैं जानकारी लूं, उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से ब्रिटेन के तट के पास अब ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आज के टाइम में। इस खबर के आने का मतलब क्या है, क्योंकि लगातार रूस जिस रणनीति के तहत चेतावनी या वार्निंग्स के तहत स्टेटमेंट्स देता आया है, वहां ब्रिटेन के खिलाफ भी अब क्या किसी एक्शन की तैयारी है। ब्रिटेन के तट पर रूसी परमाणु पनडुब्बी का जो पता चला है, 5 जून को रूसी पनडुब्बी का यह पता चला है। रूसी पनडुब्बी का मकसद ब्रिटेन की क्या जासूसी संभव है? इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि खुफिया पनडुब्बी को लेकर जो जानकारी आई है, ये यासीन श्रेणी की रूसी पनडुब्बी है जिसने ब्रिटेन तट पर गश्त लगाई है और क्रूज मिसाइल साथ ही टॉर्पेडो से लैस रूसी पनडुब्बी को लेकर ये इंफॉर्मेशन है। पोसेडॉन P-8 विमान से रूसी पनडुब्बी का पता चला है और रूस की इस हरकत के बाद नेटो की इमरजेंसी रक्षा मीटिंग भी हुई है। हालांकि रूस की इस हिमाकत को उकसावे की क्या कार्रवाई माना जाए मनीष? हालांकि रूस ब्रिटेन के बीच जिस तरीके से परमाणु तनाव बढ़ता आ रहा है, क्या ये उसी का एक और अगला बढ़ता कदम है? बिल्कुल, देखिए पूरी दुनिया की नज़र थी जब क्यूबा में रूस के परमाणु पनडुब्बी और एडमिरल गोर्स्कोप फ्रिगेट मौजूद है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ये खबर आई कि अटलांटिक सी में भी रूसी पनडुब्बी ब्रिटेन के तट के आसपास घूम रही थी, तो फिर इससे पूरे यूरोप में एक आपके हलचल मची हुई है। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अटलांटिक सी में थोड़े दिन पहले रूस ने अपना एक्सरसाइज भी किया था और उसी दौरान ये परमाणु पनडुब्बी वहाँ पर पहुंची थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे सीरियस जो अगर आप कहें वॉर जोन वो यही है। सबसे सीरियस वॉर जोन इसलिए है क्योंकि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, यूक्रेन से आगे बढ़ती है, तो वैसी स्थिति में रूस की कोशिश होगी कि ब्रिटेन पर सबसे अधिक दबाव डाला जाए, क्योंकि यूरोप में अमेरिका के बाद सबसे अधिक जो एक्टिव है वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन के ही सरपरस्ती में यूक्रेन या पश्चिमी देश आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए रूस ये मकसद ये संदेश देना चाहता है कि देखिए हम जब चाहे तब लंदन को टारगेट कर सकते हैं। और बल्कि रूस के जो पुराने राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, वो बार बार कहते हैं कि बस हम जब चाहे लंदन को उड़ा देंगे। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में ही क्यूबा के समंदर में रूस की नेवी एक्सरसाइज का जिक्र किया। अब उसी बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास रूस की नौसैनिक गतिविधि और क्यूबा के समंदर में रूस की नेवी एक्सरसाइज को लेकर और जानकारियां सामने आई हैं, जहां एक्सरसाइज में परमाणु पनडुब्बी का भी इस्तेमाल हुआ है। अब रूसी युद्धपोत भी इस युद्धाभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका के बिल्कुल पास रूसी परमाणु पनडुब्बी का मतलब क्या है, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? सुमित, सवाल आपसे होगा। मनीष, सवाल आपसे ये होगा कि क्या इसके बाद यूएस भी और ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, या ये युद्धाभ्यास होने के बाद अमेरिका ऑलरेडी अपनी तरफ से रूस के खिलाफ किसी तरीके की गतिविधि को लेकर प्लान बना चुका है? ये बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल पास रूसी पनडुब्बी, अब इसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूसी पनडुब्बी ब्रिटेन में देखी गई, तो वहीं रूसी पनडुब्बी अमेरिका को जिस तरीके से अब टेंशन दे रही है, ये रूसी बेड़ा एक हफ्ते से क्यूबा पहुंचा हुआ है। और अब खबर तो ये है कि रूस अमेरिका के तट पर नौसैनिक युद्धाभ्यास कर रहा है। खबर अमेरिका का तनाव जरूर बढ़ा सकती है, क्योंकि ये पहली बार है जब रूसी बेड़ा अमेरिका के बिल्कुल करीब युद्धाभ्यास कर रहा है। डिटेल इंफॉर्मेशन इस बारे में आपके सामने, क्योंकि अमेरिका के बिल्कुल पास रूसी परमाणु पनडुब्बी, अमेरिका के फ्लोरिडा तट से ये 150 किलोमीटर दूर युद्धाभ्यास किया जा रहा है और रूसी परमाणु पनडुब्बी कजान नौसैनिक अभ्यास में शामिल बताए जा रहे हैं। क्यूबा के समुद्र का इस्तेमाल रूसी नौसैनिक बेड़ा जिस तरीके से कर रहा है, एक हफ्ते से रूसी बेड़ा क्यूबा में डेरा डाले बैठा है, लंगर डाले बैठा है, और फिलहाल अमेरिका ने रूसी युद्धाभ्यास पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और रूस की जरा सी चूक से जाहिर सी बात है मनीष, स्थिति बेकाबू भी हो सकती है और रूस के इस युद्धाभ्यास पर अमेरिका की लगातार नजर भी है। मनीष, एक शॉर्ट रिएक्शन ऑन दिस। बिल्कुल, देखिए आपने कभी सोचा था कि अमेरिका के तट के पास कजान सबमरीन का इस तरह का अभ्यास होगा? आप जरा सोचिए अमेरिकी लोगों के मन में क्या जाता होगा जब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं परमाणु युद्धाभ्यास की जो
कल रात में उन्होंने की थी। अब सोचिए आप कि उस तस्वीर को देख के एक आम अमेरिकी क्या सोचता होगा कि कहाँ तो हम रूस के सीमा पर जाकर यूक्रेन से जो है सो लड़ रहे थे, रूस को खत्म करने की बात कर रहे थे, रूस को कमजोर करने की बात कर रहे थे, लेकिन संकट अब हमारे घर में है और यही सबसे बड़ा तनाव की वजह बनी है अमेरिकी लोगों के लिए। अब अमेरिकन लोग क्या, अमेरिकी सरकार क्या कर रहा है? अमेरिकी सरकार अब ज्यादा और कोशिश करेगी नाटो के जरिए रूस पर दबाव बनाने की। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि रूस और नाटो की जंग दरअसल पूरी दुनिया के लिए क्यों सबसे बड़ा विध्वंसकारी साबित होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि करीब एक हफ्ता पहले रूसी नौसेना बेड़ा क्यूबा पहुंचा, जिसमें परमाणु पनडुब्बी कजान भी मौजूद है। यही बेड़ा अब समंदर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी और एक मैप के जरिए आपको ये समझाएंगे कि आखिर क्या, कहां पर ये रूसी नौसैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। सुमित और मनीष प्लीज इंफॉर्मेशन वॉल पर आए, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी आधार पर सुमित, अब सवाल उसी इंप्लीकेशंस का। जाहिर सी बात है अमेरिका की इस पर नजर है, अभी रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस लोकेशन पर किए जा रहे युद्धाभ्यास के इंप्लीकेशंस होंगे। देखिए इंप्लीकेशन है, अगर आप माने कि 2008 और 2015 के बाद रूस का इतना बड़ा जखीरा, खासतौर पर इतना बड़ा आप कह सकते हैं शिप के साथ वो इस इलाके में पहुंचा, तो इसका मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। अगर वो इन इलाकों में पहुंचा तो उसका मकसद है कि इन इलाकों के अंदर सर्वेलेंस भी करना, इन इलाकों की अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कि एक एक बारीकी को जानना, और अगर डिप्लॉयमेंट किया गया तो अटैक कहां पर होगा, ऑफेंसिव ऑपरेशन कहां से चलाए जाएंगे, क्यूबा के कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर वो उनकी फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस लैंड कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं और ये निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि देखिए अगर आप हमारे इलाकों में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो हाथ आपके भी जलेंगे। ये वन टाइम इवेंट है या रेगुलर है? नहीं है, तो अभी ये वन टाइम इवेंट है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और कितना बड़ा मैसेज है इसको आप ऐसे देखिए, ये अमेरिका का मैप है, यहाँ पर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ पर न्यूयॉर्क मौजूद है, ये फ्लोरिडा स्टेट का हिस्सा है, ये मियामी है। मियामी को वैसे आप बहुत सुंदर खूबसूरत समुद्री बीच के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पर बहुत बड़ा अमेरिकी बेस मौजूद है। वहां से महज 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ जो आप क्यूबा की राजधानी हवाना देखते हैं, यहाँ पर कजान का जो परमाणु पनडुब्बी है उसका एक्सरसाइज होते हुए देखिए। अब सोचिए आप कि अमेरिका के सारे जो पावर सेंटर हैं वो उसकी जद में है। कभी अमेरिका ने ये बात नहीं सोची थी। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तो उन्हें लग रहा था कि ये लड़ाई हजारों किलोमीटर, और अमेरिका हमेशा ऐसा ही लड़ता है। पहली बार अमेरिका के घर के आगे ये संकट आया है। इसीलिए सवाल यही किया कि क्या रूसी दुस्साहस परमाणु युद्ध कराएगा। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन आगे भी आपके सामने रखेंगे। एक और वॉर फ्रंट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी सेना में सैनिकों की मौत की कमी को लेकर अब यह खबर आई है, जहां यूक्रेनी सेना नया प्रस्ताव लेकर आई है। अब यूक्रेनी कैदियों को युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आ रही इस खबर के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि खबर यह है कि क्या यूक्रेनी कैदी अब रूस से मुकाबला करेंगे। अब यूक्रेन ने लगभग 3000 कैदियों को रिहा किया है, यह खबर सामने आई, जहां रिहा करने से पहले एक बॉन्ड पर बकायदा दस्तखत भी करवाए गए हैं। अब रूस से युद्ध करने की शर्त पर हुई रिहाई को लेकर जो मनीष खबर आई है, इस बारे में बात करूंगी, क्योंकि सैनिकों की कमी के बाद क्या यह फैसला लिया गया है। यूक्रेन की अलग अलग जेलों से 3000 कैदी रिहा किए गए हैं और गंभीर अपराध करने वाले इस स्कीम में शामिल नहीं बताए जा रहे हैं। मनीष, याद करिए जब पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर में कैदियों की भर्ती होती थी, तब यूक्रेन, अमेरिका या यूरोपीय देश कितना मजाक उड़ाते थे कि देखो पुतिन क्या कर रहा है, देखो रूस क्या कर रहा है, उनको कैदियों को भर्ती करना पड़ रहा है। आज क्या हो गया है? आज यूक्रेन को कैदियों की भर्ती करनी पड़ रही है। आज यूक्रेन में 16 साल से लेकर 70 साल तक के आदमी को जबरदस्ती उठाकर लेकर चले जाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज की तारीख में एक अनुमान के मुताबिक हर महीने 50,000 यूक्रेनी सैनिक युद्ध क्षेत्र में मारे जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 7 लाख रूसी सैनिक वॉर जोन में मौजूद हैं और हर दिन वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन कितनी चेंज होगी, और यूक्रेन के लिए लग रहा यही है कि आखिरी यूक्रेनियन तक जेलेंस्की बलि चढ़ाकर ही मानने वाले। बिल्कुल मनीष, सुमित बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू ने भंग की वॉर कैबिनेट। हमास हमले के बाद बनी थी ये वॉर कैबिनेट, जिसे भंग करने का फैसला लिया गया है। अक्टूबर में बनी वॉर कैबिनेट के लेकर TV9 भारतवर्ष आपको युद्ध के इस हालात में किस तरीके से बड़े फैसले लिए जाते हैं वॉर कैबिनेट में, यह जानकारी दे रहा था। लेकिन अब नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को ही भंग कर दिया है और हमास हमले के बाद जिस तरीके से ये वॉर कैबिनेट बनी थी, अक्टूबर में बनी वॉर कैबिनेट को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। मनीष इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनीष, क्यों लिया गया ये फैसला? देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि इजराइल की सरकार में भी एक बड़ा अंतर्विरोध देखने को मिल रहा था। नेतन्याहू चाहते थे कि इस युद्ध को कंटिन्यू किया जाए। नेतन्याहू चाहते हैं कि इस युद्ध में हिजबुल्लाह के साथ भी
ग्राउंड पर जो है सो लड़ाई शुरू की जाए। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के वॉर कैबिनेट के कुछ लोग अमेरिका की सलाह को मानना चाहते हैं। उनका मानना यह है कि इस वक्त अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो वो इजराइल के लिए हित में सही नहीं है। वहीं उन्हीं की कैबिनेट के कुछ सदस्यों का मानना यह है कि वो हमास के साथ जो पीस प्रपोजल की बात है उसको सीरियसली कंसीडर किया जाए। तो तीन ऐसे गुट अलग अलग बन गए हैं नेतन्याहू के उस छोटे से कैबिनेट में, और यही वजह है कि फाइनली नेतन्याहू को अपने वॉर कैबिनेट को खत्म करना पड़ा। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि या तो फिर अचानक अगर कोई नए वॉर कैबिनेट की दखल की गुंजाइश होती है तो वो बनाए जाए, या फिर चुनाव कराए जाए। और चुनाव कराने का मतलब यह है कि नेतन्याहू को जवाबदेही अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, जो नेतन्याहू के लिए चाहिए नहीं था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेतन्याहू की स्थिति कमजोर होगी, और कमजोर होने का फायदा यह होगा कि ये युद्ध में जो अभी इजराइल की पोजीशन है वो भी यहां पर दिखाई देगी। शुक्रिया मनीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। एक चौंकाने वाली खबर जापान से है, क्योंकि जापान में फैली अजीबोगरीब बीमारी को लेकर खबर आई, जहां बीमारी को STSS कहा जाता है, और STSS के बैक्टीरिया इंसानी मांस खाने वाले हैं। संक्रमण के 48 घंटे में मौत का खतरा है। आपको बता दें अब तक करीब 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जहां अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही इस खबर के बारे में और इन्फॉर्मेशन भी होगी आपके सामने। क्या है ये STSS, किस तरीके से इसके मामले सामने आ रहे हैं? क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद एक दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी फैल रही है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें 48 घंटे के अंदर मरीज की जान जा सकती है। STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के नाम से जाने वाली इस बीमारी की मुख्य वजह बैक्टीरिया है। अगर इन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इंसान के किसी भी अंग पर होता है तो बैक्टीरिया इंसानी मांस खाने लगता है। धीरे धीरे इंसान का वो अंग किसी काम का नहीं रह जाता। और जापान में आपको बता दें जून में इस बीमारी के 1000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। टिश्यू को नष्ट करने, अंगों को तेजी से फेल करने की इसकी क्षमता है। हालांकि जिस तरीके से ये मांस ईटर बैक्टीरिया है ये जापान में तेजी से फैलता जा रहा है, क्योंकि जिस STSS बीमारी के प्रकोप से इस वक्त जापान जूझ रहा है उसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं और बैक्टीरिया कैसे हमला करता है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां जानिए कि STSS बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रमण है ये, और बैक्टीरिया तेजी से खून के जरिए शरीर में शामिल हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये तेजी से शरीर में फैल भी जाता है और शरीर के अंग इसकी वजह से गलने लगते हैं। तुरंत इलाज ना किया जाए तो 48 घंटे में इंसान की जान भी जा सकती है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर इसके गंभीर असर देखने को मिल रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर इस घातक बैक्टीरिया का संक्रमण शरीर में हुआ तो कैसे इसके असर हो सकते हैं, कैसे ये रिएक्ट करता है, मरीज को कैसे मुश्किल में भी डाल सकता है। क्योंकि ये घातक जापानी बीमारी से दुनिया भी अब सहमी हुई है, जहां STSS बैक्टीरिया विषैला पदार्थ पैदा करते हैं और यही विषैला पदार्थ शरीर में हाइपर इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रिया को भी बढ़ाते हैं। हालांकि टिश्यू गलने लगते हैं और शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी बढ़ जाती है। कुछ ही समय में ये कई ऑर्गन्स को फेल कर सकता है। देश विदेश की यात्राओं से STSS फैल रहा है या इसकी वजह से फैल सकता है, इसको लेकर भी अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना जैसी सावधानी और नियंत्रण की क्या इसके बाद जरूरत है, इसको लेकर भी आने वाले वक्त में फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस बीच अब ये खबर सामने आई है तो ये भी जान लीजिए कि STSS के प्रकोप से बचा कैसे जाए, इसके लिए जरूरी क्या है, डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उस आधार पर इंफॉर्मेशन आपके सामने कि जरूरी है कि आप हाइजीन पैटर्न को जरूर अपनाएं और बार बार हाथ धोते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, किसी भी त्वचा की चोट का तुरंत इलाज करवाएं और डॉक्टर से इलाज कराएं। शरीर में अचानक अगर कहीं पर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तेज दर्द है या अगर अचानक तेज बुखार भी हो रहा है तो डॉक्टर्स के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। घाव वाली जगह के आसपास अगर ज्यादा रैशेस हैं, रेडनेस है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स की सलाह पर उसे भी जल्द से जल्द ट्रीट कराएं, क्योंकि अगर कहीं पर ओपन पोर्स होंगे, घाव होगा, चोट होगी, मांस फटा होगा तो वहां पर इस इंफेक्शन के फैलने की वजह बढ़ती जा रही है। ऐसे केसेस में स्टडीज के आधार पर माना जा रहा है। अब इस बीच STSS बीमारी पर गंगाराम हॉस्पिटल की डॉक्टर रश्मि राणा की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में इस बीमारी का खतरा है और भारत में इस बीमारी के फैलने की फिलहाल आशंका नहीं है, लेकिन अलर्ट होना जरूरी है। तो स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली दिस इज द ग्रुप A बैक्टीरिया। सो ये जनरली क्या होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, जैसे स्वीडन में है, यूरोपियन कंट्रीज में है एंड वन ऑफ द जापान। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो तो हमारे यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस B होता है, कोका इन्फेक्शन, जो जनरली किस में होता है, बच्चों में होता है, जिनकी एज होती है 5 to 15, तो उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है यहाँ पे
जो इंडिया में होता है। जापान में भी इसका ये दूसरा है फॉर्म, स्ट्रेप्टोकोकस, इसे बोलते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। सो इससे क्या हो रहा है, जापान में स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो रहा है, वहाँ पे लोग 14 आवर्स में ख़त्म हो जा रहे हैं, मतलब दे आर एक्सपायर इन 14 आवर्स। सो द रीज़न इज़ दैट कि उनका जो इम्यूनिटी है तो वो डेवलप नहीं है, प्रॉपर बेस लाइन इम्यूनिटी जो हम इंडियंस में है। और वो क्या कर रहा है कि जब इन्फेक्टेड होता है तो वो सबसे पहले लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको फीवर होता है, फीवर बहुत तेज होता है लेकिन रनिंग नोज नहीं होती है। फीवर हो गया, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपके पेशेंट का फेस रेड हो जाता है इसमें। और यहाँ पे हमारे जो गर्दन होती है उसमें नोड्स होते हैं, वो भी स्वेल हो जाते हैं। तो जनरली ये वहाँ पे भी जो मिल रहा है वो यंगर पॉपुलेशन में है और आइदर इन ओल्डर पॉपुलेशन। एडल्ट में ये कम है वहाँ पे भी। डॉक्टर की बात आपने सुनी, ये सिम्टम्स भले ही कॉमन फ्लू के लगते हैं लेकिन इन कॉमन फ्लूज को भी ट्रीट करना, इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। और इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं, जहां नए लोकसभा स्पीकर पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। स्पीकर पद पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, टीडीपी जेडीयू को नहीं देगी स्पीकर का पद, सहयोगियों को डेप्यूटी स्पीकर का पद संभव बताया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ी खबर इस बीच ही आपको बता रहे हैं, जहां नए लोकसभा स्पीकर पर लिए जा रहे बड़े फैसले के बारे में जानकारी मेरे सहयोगी से लूंगी। उससे पहले जानिए किस तरीके से खबर आई कि स्पीकर पद पर बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, अब टीडीपी और जेडीयू को स्पीकर का पद नहीं देगी और सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद संभव बताया जा रहा है। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां डिप्टी स्पीकर पर विपक्ष का भी दावा है और यूपीए सरकार में करिया मुंडा को डिप्टी पद देने की दलील को लेकर खबर है। स्पीकर का चुनाव आम सहमति से सरकार चाहती है, विपक्ष से बात की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, किस आधार पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं? जी देखिए, 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है और बीजेपी ने साफ कर दिया कि जो पहले तमाम मांग की जा रही थी, टीडीपी हो जेडीयू के हवाले से खबरें ऐसी आ रही थी, हालांकि ऑन रिकॉर्ड किसी ने नहीं बोला था और चाहते थे कि इनको स्पीकर का पद दिया जाए। बाबर अपोजिशन भी इस बात को हवा दे रहा था, तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि स्पीकर का पद जो है बीजेपी के पास ही रहेगा, यानी कि जो भी स्पीकर बनेगा वो बीजेपी का होगा। हाँ, डिप्टी स्पीकर का पद जो है टीडीपी जेडीयू को दिया जा सकता है, इसके लिए बीजेपी अपने सहयोगियों से बातचीत कर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये मैसेज भेजा गया सरकार की तरफ से कि एक परंपरा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अपोजिशन को दिया जाता है। कांग्रेस ने अपने स्तर के पीछे हवाला दिया है कि जब यूपीए 2 थी तो करिया मुंडा जो कि बीजेपी के सांसद थे, उनको डिप्टी स्पीकर यूपीए की सरकार में बनाया गया था, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पहले अपने सहयोगियों से बात करेगी फिर इस पे फैसला लेगी। और एक बात हम और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो कि सीसीपीए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अध्यक्ष है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सहयोगी और साथ ही साथ विपक्ष के नेताओं से बातचीत करें, ताकि जो स्पीकर का चुनाव है जो एक लंबे समय से आम सहमति से होता रहा है, तो आम सहमति से ही हो जाए, चुनाव की नौबत ना आए। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए शुरुआत में ही कई दिनों में ये खबरें आ गई थी कि किस तरीके से राजनाथ सिंह के घर पर इसको लेकर बड़ी बैठक भी हुई है और अब फिलहाल खबर ये सामने आ चुकी है, जहां देखिए किस तरीके से स्पीकर पद को लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। आनंद, शुक्रिया, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारियों का ऐलान हो गया और महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव प्रभारी और हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव को जिम्मेदारी और झारखंड की जिम्मेदारी शिवराज और हेमंता को। जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए हैं। तो ये खबर उस लिहाज से जरूरी है, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 4 राज्यों में बीजेपी ने प्रभारी बना लिए हैं और खबर महाराष्ट्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र यादव प्रभारी, अश्विनी वैष्णव सह प्रभारी हैं। हरियाणा को लेकर खबर ये, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी, जबकि विप्लव कुमार देव सह प्रभारी और झारखंड में शिवराज सिंह चौहान प्रभारी और हेमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी। जम्मू कश्मीर जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया गया है। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये सवाल मैंने इसीलिए पहले भी करना चाहा था आमोद, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, अब प्रभारी जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, इसको देखते हुए क्या फैसला हुआ है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा अपना जो काम है एडवांस में करती है और बीजेपी ने इस बार 4.5 महीना पहले ही अपने प्रभारियों की नियुक्ति विधानसभा चुनाव के लिए कर दिया है। ये चुनाव तकरीबन अक्टूबर में होना है और अभी से प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। किसी भी तरह से कोई कमी न रहे और जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं बहुत सोच समझ कर नियुक्त किए गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की जोड़ी ने बेहतर काम किया था और जो परफॉर्मेंस रहा
उन लोगों को महाराष्ट्र में लगाया गया है, जहां बीजेपी को लगता है कि यहाँ इस राज्य में चुनौती हो सकती है। वही धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक काफी मजे हुए राजनेता को लगाया गया है हरियाणा में, और उनके साथ पहले से प्रभारी रहे विप्लव देव को वहां कंटिन्यूटी में रखा गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि झारखंड इस बार बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पे बीजेपी को सत्ता में आना एक काफी मशक्कत का काम है, और इसलिए वहां पे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे दो दिग्गज नेताओं को लगाया गया है, और जम्मू कश्मीर में जी किशन रेड्डी को लगाया गया है। तो बीजेपी जो है अपनी तैयारी एडवांस में हमेशा करती है, और इस बार भी एडवांस में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन रहा पार्टी का, तो कहीं किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए पहले ही ये घोषणा कर दी गई है। अब ये लोग आगे तुरंत काम करना अपना शुरू कर दें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अमोद जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी को देखते हुए बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, अब बंगाल रेल हादसे को लेकर अपडेट है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मृतकों में रेलवे के 3 कर्मचारी और 5 पैसेंजर बताए जा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी मौत हो गई है। मालगाड़ी के लोको पायलट की मौत को लेकर भी खबर है। मालगाड़ी के असिस्टेंट लोको पायलट की भी मौत हुई है। आज सुबह हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद ये बड़ी खबर, जहां 8 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। सुबह करीब 8:30 बजे का वक्त था, जब मालगाड़ी ट्रेन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी और कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से ये टक्कर मारी गई। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही खबर आई कि किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है, 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेल हादसे को लेकर जानकारी ये इस आधार पर भी, क्योंकि जहां आपको बता दें कि 3 बोगी बताई गई जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। एक में सामान था और एक कोच बोगी थी, सिक्योरिटी गार्ड की बोगी थी, जिसके बाद उनकी इस हादसे में मौत को लेकर भी खबर आई है। इस बीच दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल को तोड़ा और पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे की जगह पर ये खड़ी हुई थी। हादसा कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास ये ट्रेन हादसा हुआ। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई 3 बोगियां। आपको बता दें, जिस तरीके से स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, पीछे से तेज मालगाड़ी आई और जोरदार टक्कर मार दी, और मालगाड़ी के सिग्नल तोड़ने की जानकारी भी मिल रही है। हालांकि इसको लेकर जांच की जा रही है। दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी से ये 7 किलोमीटर दूर इलाका बताया जा रहा है, जहां पर दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। और बंगाल रेल हादसे से जुड़ा तीसरा बड़ा अपडेट अब आपके सामने, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए के मुआवजे को लेकर खबर आई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 50 घायल बताया जा रहा है। और बंगाल रेल हादसे पर राहुल गांधी का बयान, एक और खबर, जहां सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा बता रहे हैं ऐसे राहुल। रेलवे की उपेक्षा की वजह से यह हादसा हुआ, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। छह तस्वीरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ये अलग अलग तस्वीरें सामने आई। सुबह 8:30 बजे का वक्त था, जब ट्रैक पर खड़ी इस ट्रेन को पीछे से आ रही मालगाड़ी ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि देखिए किस तरीके से इंजन के ऊपर उसकी एक पूरी बोगी हवा में झूलती हुई नजर आई। हालांकि उस वक्त हड़कंप मच गया, क्योंकि कई डिब्बे डीरेल हो गए। लोगों को जो इस पैसेंजर ट्रेन में सवार थे, जोरदार झटका लगा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल था, चीख पुकार थी। इसलिए जल्द मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ एम्बुलेंसेस पहुंची और घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाया।